Russian invasion of Ukraine. यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर का मोमेंटम बढ़ता ही जा रहा है। Tensions between Russia and the West are growing rapidly. President Biden considering deploying thousands of troops to Eastern Europe. और अब रशिया ने अपने 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिक को यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पर भेज दिया है और रशिया की तरफ से उस बॉर्डर पर कुछ मिलिट्री हॉस्पिटल्स सेटअप किए जा रहे हैं और ये प्रिपरेशन तभी करी जाती है जब कोई देश दूसरे देश के ऊपर हमला करने की सोच रहा होता है। Ukrainian troops are watching and waiting, saying they are preparing for a fight. और इसी सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका ने अपने एम्बेसी वालों को घर भेजने का ऑर्डर दे दिया है और ब्रिटेन ने भी अपने नॉन एसेंशियल स्टाफ को घर जाने को कहा है और अब यूएस हथियार और गोला बारूद सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को और यहाँ तक अमेरिका अपने आर्मी को भी भेजने के लिए तैयार है यूक्रेन के बॉर्डर पर। आई मीन दिस थिंग इज हीटिंग अप और ये बहुत स्कैरी और अनप्रेडिक्टेबल है जहाँ पर मिस कैलकुलेशन और एस्केलेशन के चांसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। The message is very clear. Should Russia take further aggressive actions against Ukraine, the costs will be severe and the consequences serious. मैं आपको ये पूरी चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कोई जियोपॉलिटिकल बिहेवियर नहीं है। अगर ऐसा होता तो रशिया यूक्रेन की बॉर्डर पर अपनी आर्मी क्यों भेजता। और ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस मिली हैं जहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि रशियन आर्मी पूरी तरीके से डिप्लॉयड है और रशिया बोलता है कि वो वहाँ पर मिलिट्री प्रैक्टिसेस कर रहा है। आई मीन सीरियसली, मिलिट्री प्रैक्टिसेस किसी के बॉर्डर के पास की जाती है। और इस वॉर को समझने के लिए आपको रशिया के बारे में जानना पड़ेगा कि रशिया कैसे सालों से करता चला आ रहा है। लेकिन इससे भी पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि रशिया की हिस्ट्री कैसे एक आदमी के दिमाग में पूरी तरीके से ट्रांसपोज हो चुकी है। दिस गाय, द व्लादिमीर पुतिन, दैट इज़ अ स्टोरी अबाउट रीजनल डोमिनेशन एंड स्ट्रगल बिटवीन बिग पावर्स। लेकिन यह स्टोरी व्लादिमीर पुतिन की भी है कि वो क्या चाहता है और ये सब अभी क्यों स्टार्ट हुआ और इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। Troops moving swiftly to take control of military bases in Crimea. Russia is amassing more than 100,000 troops and a lot of military hardware at the border with Ukraine. तो ये सब स्टार्ट होता है यूएसएसआर से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसमें 15 देश शामिल थे और उसी में से एक देश रशिया भी था। यूएसएसआर ईस्टर्न यूरोप में बैल्टिक स्टेट से लेकर के पैसिफिक ओशियन तक फैला था। रशियन रेवोल्यूशन के 5 साल बाद 1922 में यूएसएसआर को बनाया गया। लेकिन अब क्यूरियस ये है कि रशियन रेवोल्यूशन क्या है। रशियन रेवोल्यूशन 1917 के बाद से रशिया ने कई सारे वॉर लड़े, जैसे कि क्रीमियन वॉर 1854 से 1856, द रूसो टर्किश वॉर 1877 से 1878, द रूसो जापानीज वॉर 1904 से 1905 और वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक। रशिया इतना पैसा और मैन पावर लगाने के बाद भी सारे वॉर हार गया एक्सेप्ट रूसो टर्किश वॉर। और इस कंटिन्यूस डिफीट के बाद रशिया के लोग अनहैप्पी थे, जिसके बाद रशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगी। और इन युद्ध की 3 बड़ी वजह थी। पहली थी रशिया के फार्मर्स, जिनकी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन रशिया में बूम कर रही थी और वो इतने गरीब थे कि वो अपने खेतों में फसल तक नहीं उगा सकते थे। और सिर्फ 30 सालों में किसानों की वृद्धि 3 करोड़ हो चुकी थी, जिसके बाद किसानी करने के लिए कोई भी जमीन नहीं बची थी उनके पास। और इसके बावजूद सरकार ने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन फार्मर की अग्रेसिव एक्शन की वजह से वो वॉर में बदल गया। और दूसरा रीजन है वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन का राइज करना। वहाँ के वर्कर्स फैक्ट्री, माइंस, वर्कशॉप्स में काम किया करते थे बहुत ही कम वेजेस में, जिसकी वजह से उनके घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। और एक बार फिर से गवर्नमेंट ने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो हेल्प इतनी इनफ नहीं थी कि उन वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। जिसके बाद पुलिस और वर्कर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगे, स्ट्राइक्स होने लगी। और तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है टीसार निकोलास, जो कि रशिया का लीडर था और वो अपनी फैमिली में इतना इंटरेस्टेड था कि उसको कोई मतलब नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बाहर कैसे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। उसका मानना था कि उसको चुना गया है भगवान के द्वारा राज करने के लिए और उसको कोई अंदाजा नहीं था कि रशिया में किस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन और नेशनलिज्म बढ़ रहा था। और रशिया की मदद करने के लिए उसके अंदर जो डिसरिगार्ड था, उसकी वजह से रशिया के लोगों ने उसके ऊपर फेथ करना बंद कर दिया। और अब वहाँ के लोग रेडी थे किसी भी रिवॉल्ट के लिए। उनको बस चाहिए था तो एक गुड रीजन और एक गुड लीडर। और जिसके बाद निकोला को उसकी पावर से हटाया गया और फिर वहाँ के लीडर बनाए गए व्लादिमीर इलाइच लेनिन, जो कि यूएसएसआर के पहले लीडर बने।
यूएसएसआर लार्जेस्ट कम्युनिस्ट कंट्री थी, जिसका यूएसए के साथ कोल्ड वॉर होने के बाद पूरी दुनिया पर टेंशन का माहौल हो गया। 1927 से 1953 के बीच में जोसेफ स्टालिन को वहां का टोटलिटेरियन लीडर बनाया गया। मतलब कि एक ऐसा लीडर जिसके पास एब्सोल्यूट पावर और कंट्रोल होता है लोगों के ऊपर। उसके सत्ता में रहते हुए करोड़ों लोगों की जान गई थी और इसी के लिए उसकी रेजिमी को वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल माना जाता है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में। दशकों बाद स्टालिन की ब्रूटैलिटी कम होती गई और वहीं दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स अमीर होते गए। 1970s में कपड़ा और खाने की शॉर्टेज की वजह से ब्रेड की लाइनें लगना कॉमन थी और अब 1980 में वहां के नए लीडर इमर्ज हुए, माइकल गोर्बाचेव, जिन्होंने अपने कंट्री की सैगिंग इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स निकाले, जिनके नाम थे ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट ने बुक्स का बैन हटा दिया और लोगों को अलाउ कर दिया कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और ये भी अलाउ कर दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा अदर पार्टीज भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। पेरेस्ट्रोइका एक इकोनॉमिक प्लान था जो कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को एक साथ जोड़ता था, और अल्टीमेटली ये सारे प्लान सबसे बड़े फेलियर निकले, जिसके बाद 1991 में सोवियत यूनियन टुकड़ों में बिखर गया और उसके बिखरने के बाद यूक्रेन भी आज़ाद हो गया। और यूएसएसआर के बिखरने के बाद यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट देश बन गया फिर से। अब रशिया तो अलग हो गया यूक्रेन से, लेकिन ये बात व्लादिमीर पुतिन को आज तक हजम नहीं होती। वो ये कहता है कि यूक्रेन और रशिया सालों से एक ही नेशन थे और वहाँ के लोग एक ही कल्चर शेयर करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि यूक्रेन उनके देश के साथ मिल जाना चाहिए। तो क्या बस इस वजह से रशिया यूक्रेन पर इन्वेट करने की सोच रहा है? नहीं। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसको 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स और अदर यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, जिसका काम था अदर कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जैसा कि अगर नेटो में 10 कंट्रीज हैं और उन 10 कंट्री में से किसी एक कंट्री पर अटैक होता है तो 9 कंट्री उसके साथ आ जाएंगे उसकी हेल्प करने के लिए। दिस मीन्स एन अटैक ऑन वन मेंबर इज कंसीडर्ड टू बी अटैक ऑन ऑल मेंबर। यूक्रेन की पार्टनरशिप 1992 से चली आ रही है और 1997 में यूक्रेन और नाटो ने एक कमीशन इस्टेब्लिश किया जिसको नाम दिया यूक्रेन नाटो कमीशन, जिसमें यूक्रेन ने प्रपोजल दिया कि वो भी नाटो का मेंबर बनना चाहता है। और ऐसा करने के बाद यूक्रेन की आर्मी और मजबूत हो जाती और उसमें यूक्रेन का एक और पॉलिसी गोल सक्सेस हो जाता जिसमें वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती यूक्रेन वालों के लिए कि वो रशिया के चंगुल से बाहर आ जाते हैं। 2002 में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट लियोनिड कुचमा ने पब्लिकली अनाउंस किया कि वो नाटो की मेंबरशिप में इंटरेस्टेड है और फिर 2008 में उसको एक्शन प्लान के लिए अप्लाई किया। लेकिन 2010 में उसी प्रोसेस को प्रेसिडेंट विक्टर, जो कि पुतिन को सपोर्ट किया करते थे, उन्होंने नाटो रिलेशनशिप को डिसमिस करना चाहा क्योंकि पुतिन नहीं चाहता था कि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप मिले। जिसके बाद 21 नवंबर 2013 में यूरोमेडन नाम का एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चालू हो गया यूक्रेन के कैपिटल कीव में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूक्रेनियंस नाटो के साथ डील स्टेब्लिश करना चाहते थे। उनको लगता था कि अगर नाटो की मेंबरशिप मिल जाएगी तो उनकी इकोनॉमी को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और सेकेंड डीपर रीजन प्रोटेस्ट का यह था कि यूक्रेनियंस को समझ में आ गया था कि प्रेसिडेंट विक्टर यूक्रेन को बेच देना चाहते हैं रशिया के हाथों, और यही रीजन था कि यूक्रेनियंस ने डिमांड किया कि प्रेसिडेंट मस्ट स्टेप डाउन। और महीनों तक यह प्रोटेस्ट चलने के बाद प्रेसिडेंट विक्टर ने इस प्रोटेस्ट को रोकना चाहा, कभी फोर्स भेज करके तो कभी अलग अलग लॉस को इम्पोज करके, और इन्हीं डिसीजन की वजह से प्रोटेस्ट और बेकार होता गया। जिसके बाद पार्लियामेंट ने विक्टर प्रेसिडेंट को उनके प्रेसिडेंसी से हटा दिया और उसके अगले महीने ही यूक्रेन पर अपना इन्फ्लुएंस फिर से जमाने के लिए रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया। अपनी आर्मी भेजकर वो जगह पूरे अपने कब्जे में ले ली और आज भी वहाँ पर वो लोग फेंसिंग कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन साइट्स बना रहे हैं। बट वाई इट इज़ हिटिंग अप? 6 महीने पहले व्लादिमीर पुतिन ने अपना एक 7000 वर्ड का मैनिफेस्टो निकाला था जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि रशियंस एंड यूक्रेनियंस वर वन पीपुल, और बस कॉमन मिसफॉर्चून और ट्रेजिडी की वजह से दोनों देशों में एक दीवार खड़ी हो गई। और जिसके बाद रशिया ने अपने 1 लाख सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर भेजे हैं और ये भी कहा जाता है कि 7000 टन से भी ज़्यादा फ्यूल, आर्टिलरी सिस्टम, मिसाइल्स ये सब भी भेजे गए हैं। जिसके बाद पुतिन ने यह डिमांड किया है कि रशिया के सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए ईस्ट की तरफ नाटो का एक्सपेंशन स्टॉप हो जाना चाहिए, और वो यह भी चाहता है कि यूक्रेन किसी भी तरीके से नाटो को ज्वाइन ना करे। हालांकि ये सारी डिमांडों को यूएस ने रिजेक्ट कर दिया है और उसने कहा है कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपना डिसीजन अपने आप ले सकती है। लेकिन क्या यूक्रेन फाइट बैक कर पाएगा अगर रशिया उसके ऊपर हमला बोलता है? रशिया के पास 30 लाख सैनिक हैं जिसमें से 10 लाख उसके पास एक्टिव सैनिक हैं, और वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ 11 लाख सैनिक हैं जिसमें से 2.5 लाख एक्टिव है।
यूक्रेनियन डिफेंस बोलता है कि उनके सैनिक इस बार ज़्यादा वॉर के लिए प्रिपेयर हैं एज़ कम्पेयर टू 2014 क्रीमिया वॉर। वो कहते हैं कि उनकी आर्मी इस बार ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि वो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जी रहे हैं कि वो 8 साल से वॉर के अंदर हैं। और ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है या फिर नहीं करता। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज इसको बनाने में बहुत सारी रिसर्च और एडिटिंग लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।